स्वागत है आप सभी का जीएस लर्न यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहित यादव। यदि 1960 में मैं आपको एक 100 का नोट देता और आप उसे छिपाकर बेड के नीचे रख देते, लेकिन आज 2025 में उसकी वैल्यू ₹1.20 रह जाती, तो आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा, ये क्या सरकार ने किया जिसकी वजह से मनी की वैल्यू डाउन हो गई, या इसके पीछे कोई और कारण है? तो क्या और कैसे हुआ, उन सबको हम जानते हैं कि ये मनी की वैल्यू कैसे डाउन हो रही है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक 100 का नोट दिया मैंने आपको। अब ये 100 रुपए का नोट है, इसमें मान लेते हैं 100 लीटर पेट्रोल आता था। ठीक है, 100 लीटर पेट्रोल आ रहा है, लेकिन कब? 1960 की बात कर रहे हैं। और 2024 की बात कर लेते हैं आज हम कि 2024 में क्या रहेगा। यानी 1960 में 100 लीटर पेट्रोल आ रहा है, आज बात करें हम 100 लीटर पेट्रोल के लिए, तो मैंने क्वांटिटी को चेंज नहीं किया, क्वांटिटी यहां सेम है। 100 लीटर पेट्रोल है वो 90 रुपए का आ रहा है, यानी 90 रुपए पर लीटर है। तो 1 लीटर 90 रुपए का है, तो ये कितने का हो गया? 9000 का। ठीक है, 90 लीटर कितने का हो गया? 9000 का। यानी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, लेकिन मनी की जो वैल्यू है वो डाउन हो गई। मनी की जो परचेजिंग पावर है वो डाउन हो गई, क्योंकि यही 100 रुपए में वो कितने लीटर पेट्रोल खरीद रहा था 1960 में? 100 लीटर। लेकिन आज भाई 100 लीटर पेट्रोल कितने में खरीदा जा रहा है? मात्र 9000 रुपए में। तो परचेजिंग पावर डाउन हो रही है यहाँ। अब परचेजिंग पावर क्या? आप कहेंगे सर ये महंगाई है। उसी महंगाई को हम यहाँ जानना चाह रहे हैं, और उसी महंगाई को हम इन्फ्लेशन कहेंगे। लेकिन यहां हमने डिफरेंस देखा, यहां जो डिफरेंस है ये 65 वर्ष का है। कितने साल का है? लगभग 65 वर्ष का ये डिफरेंस देख रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए, अब मैं 2024 से 2025 की बात कर लेता हूं। ठीक है, 2024 से 2025 की, तो 2024 और 2025 ये 2 वर्ष ले लिए हमने। अब 2024 में तो देख लिया हमने कि 2024 में पेट्रोल कितना था? 90 रुपये। लेकिन 2025 की शुरुआत चल रही है, 2-3 महीने हुए। इन 3 महीने में ये बढ़कर हो जाता है 100 रुपये लीटर। कितना? 100 रुपये लीटर। यानी कितना बढ़ा? 10 रुपये। इन 3 महीने में कितना बढ़ गया? 10 रुपये बढ़ गया। तो ये 10 रुपये बढ़ा, यही महंगाई है। इसे भाषा कैसे देंगे? क्योंकि ये 3 महीने मैंने फिक्स कर लिया। एक क्या हो गया? 3 महीने मुझे एक फिक्स टाइम मिल गया है। तो इससे क्या भाषा बन गई कि एक निश्चित समय में किसी वस्तु या सेवा की वैल्यू एकदम बढ़ जाती है, एकदम वृद्धि हो जाती है। उसी को हम इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई कहते हैं। हमेशा याद रखना, महंगाई में एक टाइम ड्यूरेशन जरूर फिक्स होगा। एक टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही होगी, एक निश्चित समय की बात की जा रही होगी। तो ये मैंने देखा कितने टाइम का था? मात्र 3 महीने का था। ठीक है, क्योंकि 90 रुपये 100 रुपये, यहां पैसा बढ़ रहा है, क्वांटिटी नहीं बढ़ रही। यानी कि मनी की परचेसिंग पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। कि भाई हम पहले 90 रुपये में क्या लेके आ रहे थे? 1 लीटर पेट्रोल। अब 1 लीटर पेट्रोल कितने में ला रहे हैं? 100 में। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, एक वही बात कर रहा है भाषा। अब मैंने एक और एग्जाम्पल लिया आपसे। क्या? कि मान के चलिए आप 1 किलो आलू लाते हैं। ठीक है, कितना? 1 किलो आलू। पहले लाए थे आप 10 रुपए का। अब आलू अभी भी सेम है, और अब आलू का रेट हो गया 15 रुपए। तो क्या आपकी थैली में आलू बढ़ा? आलू तो 1 किलो का 1 किलो ये पूरे बैग या थैली में ला रहे हैं आप, क्वांटिटी तो उतनी है, लेकिन आपको पैसा ज्यादा पे करना पड़ा। कितना? 5 रुपए। तो जो ये 5 रुपए बढ़ा है वही क्या है? इन्फ्लेशन है। क्या है? इन्फ्लेशन है, अर्थात महंगाई है। उसे हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। अब प्रश्न बनता है अगला, और आया भी है, कि ये जो महंगाई है, आपने बताया कि हम महंगाई की लगातार बात कर रहे हैं, इस महंगाई को डिसाइड कौन करता है? महंगाई को जांचता कौन है, परखता कौन है? किसने कहा कि ये महंगाई है? कैसे हमें पता चल रहा है? तो देखिए, महंगाई के 2 तरीके हैं। एक संस्था है हमारे यहां आरबीआई, और एक संस्था है कौन? एनएसओ। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये 2 लोग हैं। तो जब आरबीआई की बात करेंगे हम, तो आरबीआई क्या करती है? महंगाई को नियंत्रित करेगी। ये मौद्रिक नीति बनाएगी
और मौद्रिक नीति के तहत इसे नियंत्रित करेगी। लेकिन एनएसओ महंगाई को क्या करेगा, नापता है। कौन कौन से इंडेक्स से नापेगा, एक सीपीआई इंडेक्स होता है, एक डब्ल्यूपीआई इंडेक्स होता है, इन दो इंडेक्स से नापता है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, वस्तु की वैल्यू क्या है, कितनी कंज्यूमर खरीद रहा है, कीमत क्या है, उसके आधार पर इसको नापा जाता है। एनएसओ उसको नापेगा और आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करेगी। आरबीआई कैसे नियंत्रित करेगी, आरबीआई को पता चल जाए कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अब आप बताइए, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, आप एक गाड़ी लेने गए और आपने कीमत लगाई गाड़ी की 10 लाख रुपए, तुरंत एक दूसरा आया, उसने कहा मैं लूंगा इसे 12 लाख में, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। तो अब आरबीआई क्या करता है कि जब ज्यादा लोगों के पास पैसा हो जाएगा, मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो उसे वो कम करने की कोशिश करेगा, नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसीलिए मार्केट में जैसे दिखेगा उसे पैसा ज्यादा है, वो ब्याज जो दर होगी, इंटरेस्ट रेट होगा, उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा कि भैया ब्याज दर बढ़ा दो, इनको पैसा मत दो। या फिर एक काम करो, कोई व्यक्ति गाड़ी लेने गया, उसने कहा कि 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दूंगा, गाड़ी ले लेता हूं मैं, मेरे पास 10 लाख रुपए, लेकिन डाउन पेमेंट 2 लाख ही दूंगा, 8 लाख बचा के रखूंगा, क्योंकि पैसा मार्केट में नहीं देना चाह रहा, अपने पास है। तो उन्होंने कहा इसके पास पैसा होगा तो ये महंगाई बढ़ाएगा, हर जगह कंपटीशन करेगा, हर जगह पैसा फेंकेगा, इसका पैसा लो। उन्होंने कहा ब्याज दर बढ़ा दो। तो पहले गाड़ी पर वो 10% पे दे रहा था, 10% 12% नॉर्मल ब्याज चलती है। अब उन्होंने कहा एक काम करो 15% कर दो, ये ब्याज ज्यादा देखकर गाड़ी नहीं लेगा, कहेगा कि मैं पैसे से कैश में ले लूं, ईएमआई पे लूंगा तो मुझे 15% ब्याज देनी पड़ेगी। तो आरबीआई ने क्या किया कि उस व्यक्ति का पैसा खींच लिया अपने पास, कि ला भाई ऐसे नहीं तो तू ऐसे देगा। तो आरबीआई ऐसा ही करता है कि मार्केट से जब पैसा उसको खींचना होता है तो ब्याज दर को बढ़ा देता है, बैंकों को टाइट कर देता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा नहीं देना है, मार्केट से पैसा खींचना है। तो इस तरीके से आरबीआई उस पैसे को खींचता रहता है अपनी तरफ। ठीक है, जिससे कि मार्केट में जो मनी का फ्लो है, उस मनी के फ्लो को कम किया जा सके, महंगाई लगातार बढ़े एक निश्चित समय में। ये याद रखना, इन्फ्लेशन में कंडीशन है एक निश्चित समय में, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया 65 वर्ष का, कि 60 से 65 वर्ष में रेट बढ़ा इतना कि 100 का नोट 1 रुपये 20 पैसे में रह गया, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि 65 वर्ष का है। डब्ल्यूपीआई निकालता है, जो हम बात कर रहे हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की, ये हर महीने निकालता है एनएसओ, हर महीने दिखाता है कि कितना चल रहा है, कितने % महंगाई बढ़ रही है। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है इन्फ्लेशन में कि एक निश्चित समय में बात की जाएगी, एक निश्चित समय में करना होगा, ऐसा जो एक निश्चित समय में कर लेगा उसी की बात करेगा। अब एक अर्थशास्त्री है किन्स, और किन्स ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि ये जो महंगाई बढ़ रही है वो डिमांड और सप्लाई पर बढ़ रही है। जैसी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई यदि कम रह जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। जब इन्होंने ये दिया तो कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन एक ऐसा समय आया और इनकी थ्योरी को सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि बात बिल्कुल सही है, कि डिमांड के ऊपर ही इन्फ्लेशन डिपेंड है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देके समझाता हूं कि डिमांड की बात कर रहा है, तो अभी मार्केट में आप देखेंगे कि शादियां चल रही हैं। जब शादी आती हैं तो भाई हर चीज पर, हर प्रोडक्ट पर रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो शादी है आपके यहाँ, गए भैया हलवाई के पास कि बताओ क्या क्या सामान लाना है, तो हलवाई बोला कि 5 किलो टमाटर ले आना, 5 नहीं 10 किलो ले आना, लगेगा 5 किलो, मंगाया कितना, 10 किलो। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, 10 किलो हम क्या ले आएंगे, टमाटर ले आएंगे। ठीक है, अब आपके गांव में प्रॉब्लम क्या थी कि आपके गांव में पर डे 100 किलो टमाटर का यूज होता था। कितना, आपके गांव में 100 किलो टमाटर का यूज हो रहा है, लेकिन आपके यहां शादी पड़ गई और आपके गांव में ऐसी 10 शादियां हैं। तो आपके गांव में जरूरत 100 किलो की थी, 10 शादियां हैं तो 100 किलो प्लस और हो गया आपके यहां। अब आपका गांव कितना टमाटर खाएगा आज, 200 किलो। कितना टमाटर, 200 किलो। अब मार्केट में आपके गांव के लिए कितना टमाटर आया था, 100 किलो। तो आपने क्या बढ़ा दी, टमाटर की साहब डिमांड बढ़ गई। डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। अब जैसे ही डिमांड बढ़ी, सप्लाई कितनी थी, मात्र 100 किलो। तो अब भाई आड़तिया है, जो बेचने वाला दुकानदार है, उसने कहा साहब टमाटर तो 100 किलो ही है मुझ पे, ये मांग रहे हैं 200 किलो। तो एक काम करता हूं, क्यों ना इस मौके का मैं फायदा उठाऊं, रेट बढ़ाता हूं, क्योंकि कुछ लोग रेट बढ़ने से नहीं लेंगे।
उस खपत को कम कर देंगे तो होगा, क्योंकि आपने देखा हो किसी चीज पे कंपटीशन आया तो क्या होता है, उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। बोली लगती है तो देखा होगा आपस में लोग बोली लगाते हैं और एकदम बोली बढ़ती चली जाती है कि 100, उसने 150, 200, 250, इस तरीके से चलती है। तो सेम यही हुआ, इस 100 किलो टमाटर के लिए रेट बढ़ने लग गए, डिमांड बढ़ गई इस 100 किलो की, और जैसी डिमांड बढ़ी रेट हाई। अब भैया सप्लाई क्या थी, कम थी। तो जब डिमांड ज्यादा थी सप्लाई कम थी, इसकी वजह से क्या हो गई, महंगाई तो बढ़ गई। दुकानदार पहले दे रहा था इसको 10 रुपए किलो में, तुरंत बोलने लग गया कि भैया अब दूंगा मैं 20 रुपए किलो में। किस में दूंगा, 20 रुपए किलो में दूंगा। तुरंत उसने रेट बढ़ा दिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, महंगाई। उन्होंने कहा कि डिमांड और सप्लाई पर। लेकिन आप देखते हैं कि इसके अर्थव्यवस्था में क्या यूज है। क्या एक अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई जरूरी है या नहीं, और कितना जरूरी है और कैसे जरूरी है, इसको हम जानते हैं कि किस तरीके से एक अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, क्या नियंत्रित और सीमित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। अब मैं आपसे कहूं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन होगा, ये तो आपने समझ लिया कि जब महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो सबसे पहले क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। ये आपने जान लिया कि पूरी महंगाई डिपेंड किस पर है, डिमांड पर डिपेंड है। अब जैसे डिमांड बढ़ी, आपने क्या किया कि भैया प्रोडक्शन करो, क्या करो, उत्पादन करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ। का ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रोडक्शन कैसे हो सकता है। मान के चले आप शर्ट का उत्पादन करते हैं, शर्ट बनाते हैं, ये फैक्ट्री आपके यहाँ, तो पहले आप 10 शर्ट बनाते थे, 10 नॉर्मल बिक जाती थी। लेकिन एकदम मार्केट में इसका क्रेज आ गया कि ऐसा कलर चाहिए, ऐसा ही छोटा कॉलर होना चाहिए और ऐसी शर्ट बनाओ हमारे लिए। तो 10 के साथ सीधे कितनी हो गई, 100। अब भैया शर्ट बनाओगे तो क्या आपके पास कच्चा माल होगा, क्योंकि किससे बनती है, कॉटन से, रुई से। रुई से क्या बनेगा, धागा। धागे से क्या बनेगी, शर्ट। और इन सब के बनाने के लिए, इस संसाधन के लिए किसकी जरूरत है, लेबर की, मजदूर की भी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने से यानी कि उत्पादन बढ़ाने से आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, आपने कहा कच्चा माल होना चाहिए, यानी कच्चा माल या पूरा ओवरऑल कह सकते हैं संसाधनों की जरूरत होगी, और या फिर लेबर की जरूरत होगी। कोई वर्क ऐसा हो सकता है जहां मजदूर की जरूरत हो। जैसे ही आपने डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ गया, कच्चे माल या लेबर की जरूरत, संसाधनों की हमें जरूरत पड़ने लग गई। अब सब लेबर वाले हैं, उनको मिला क्या, पैसा, सैलरी मिलने लगी। पहले बेरोजगार था, जैसे ही उसे सैलरी मिली उसने क्या कर दिया, परचेजिंग पावर बढ़ गई उसकी, खरीदना शुरू कर दिया मार्केट में जाके। पहले पीता था 1 पौआ, 2 पौआ पिएगा। उन्होंने कहा जुगाड़ मस्त बन गई, पहले 1 पी पा रहा था, अब 2 पीऊंगा, मस्त आराम से, चिल, मस्ती से। तो जैसे ही उसने 2 पिए, कहीं से तो खरीदे होंगे, तो अब ये पैसा कहां पहुंच गया, मार्केट में, उत्पादन बढ़ा, ठीक है। मार्केट में जैसे ही पैसा, मनी का फ्लो हुआ, 1 पौए की जगह 2 पौए, और क्या बढ़ गई वहां से, फिर डिमांड बढ़ गई। और जैसी डिमांड बढ़ेगी फिर क्या करेंगे, उत्पादन, फिर कच्चा माल, फिर लेबर, फिर पैसा बढ़ेगा। फिर ये इस तरीके से पूरा सर्किल चलता है। ये पूरा एक मनी का फ्लो बन गया। जैसे क्या, डिमांड, डिमांड से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से क्या बढ़ेगी, लेबर, लेबर से बढ़ेगी लोगों की परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर के बाद क्या हो जाएगी, मार्केट में मनी का फ्लो होगा। मनी का फ्लो से सीधे ये पूरा एक सर्किल आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे महंगाई काम कर रही है, इन्फ्लेशन होता है। तो अब बताइए क्या अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन कैसा होना चाहिए, सीमित इन्फ्लेशन। कैसा, सीमित, लिमिटेड महंगाई होगी तो सही रहेगा। अब ज्यादा हो गई तो दिक्कत आएगी। और टमाटर का रेट आपने देखा हो बीच में 100 रुपए किलो हो जाता है, तो क्या वो लिमिटेड है, सीमित नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप सेब ले लेंगे, सेब का तड़का लगा देंगे। अरे ताकत तो आएगी, बताओ आएगी कि नहीं आएगी ताकत, क्योंकि टमाटर खा के कौन सी ताकत आ रही है, तो सेब ले लो, सेब से ताकत तो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये महंगाई का काम। अब देखें हम इन्फ्लेशन के प्रकार की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन के
टाइप कई हैं, कुछ टाइप देखते हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति होती है, मांग प्रेरित होगी, एक मुद्रा का प्रभाव होगा देखिए, यानी कि छाप देगा तो। अब मैं बात करूं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की, ठीक है। तो ये आपने देखा था अभी मैंने आपको बताया कि टमाटर की बात कर लेते हैं, किसकी, टमाटर की। अब टमाटर की क्या बढ़ी, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो डिमांड बढ़ी और सप्लाई क्या थी, कम थी, तो उसकी वजह से टमाटर की मांग बढ़ी, मांग बढ़ने की वजह से क्या हुआ था, इन्फ्लेशन हुआ था, है ना। किसकी वजह से, मांग की वजह से ही तो इन्फ्लेशन हुआ था। तो ऐसी मुद्रास्फीति जब वस्तु और सेवाओं का मांग की वजह से क्या बढ़ जाए, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, तो ऐसी मुद्रास्फीति को मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी कि जो डिमांड से, मांग से बढ़ेगी, ठीक है। अब टमाटर बढ़ गया, टमाटर अब ये बेच रहा था पूरा 50 रुपए किलो, कितना, 50 रुपए किलो, ठीक है। मैं इससे लेने गया, लगभग एक हफ्ते बाद गया मैं इसके पास, मैंने कहा भैया 1 किलो टमाटर दे दे, क्योंकि शादी चल रही थी तब, अब शादी खत्म हो गई, क्या हो गई, शादी खत्म हो गई। तो मैं इससे कहा, मैंने कहा भैया 1 किलो टमाटर कर दे, तो उसने कहा भैया लाओ 50 रुपए। मैंने कहा यार शादी तो खत्म हो गई, तू कह रहा है 1 किलो टमाटर के 50 रुपए, अब 50 रुपए क्यों मांग रहा है। तो उसने कहा कि भैया जो परिवहन है वो परिवहन लागत, यानी कि जिस ट्रांसपोर्ट में सामान आ रहा था वो ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ गए, किराया बढ़ गया है। तो मैंने भैया किराया कैसे बढ़ गया, तो उसने कहा भैया कच्चा तेल के दाम भी बढ़ गए। मैंने कहा इससे तो बड़ी गहन नॉलेज है, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए भैया, पेट्रोल बढ़ गई, लोगों ने मजदूरी बढ़ा दी अपनी, इसी वजह से इसकी लागत यानी कि प्रोडक्शन में भी क्या हो गया, इसका प्रोडक्शन प्राइस बढ़ गया, इसकी लागत क्या हो गई, अब भैया लागत महंगी हो गई है इसकी। तो ऐसी सेवा या वस्तु जिसके उत्पादन की लागत बढ़ जाए उसे हम क्या कहेंगे, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। यानी कि यहां क्या होगा, यहां आप देखेंगे कि प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन के प्राइस महंगे होंगे, उसे ही हम लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, लागत प्रेरित। अब बात करते हैं मुद्रा की अधिक छपाई एवं प्रवाह। तो मैंने आपसे कहा था, अब क्या है, पहले छापती थी आरबीआई, मान के चलो 1000 रुपए के नोट, ठीक है, मतलब 1000 रुपए छाप देती थी, मार्केट में चलता था। अब आरबीआई को क्या हुआ, मोदी जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, ने कहा पैसे पैसा चाहिए, सब कर रहे हैं पैसा पैसा, तो आप एक काम करो अब 2000 रुपए छापो। तो मोदी जी ने 2000 रुपए छापे, जैसे ही 2000 रुपए छापे मार्केट में कितने हो गए, अब डबल हो गए। अब भाई पहले मेरे पास 100 रुपए रहते थे, अब 200 आ गए, तो मेरा पहले 90 में खर्चा चल जाता था, अब भी 90 में चलेगा, अब 110 रुपए मेरे पे क्या हो गए, एक्स्ट्रा है। अब मैं क्या करूंगा, अब भाई कपड़े खरीद, जूते खरीद और कुछ सामान और खरीद, मतलब सैलरी बढ़ गई, मेरे पास इतना पैसा बच रहा है, तो मेरे पे अपनी इनकम मेरी डबल हो गई और 110% मेरे पास बचता है अभी, तो गाड़ी घोड़ा सब खरीदेगा आदमी। जैसे ही हर आदमी इन चीजों में लग जाएगा तो इन सब से क्या बढ़ेगा, फिर से डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि मैं पहले एक शर्ट लेता था हर महीने, क्योंकि मुझ पर पैसा बहुत सीमित था, अब मेरे पर पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा बहुत आ गया तो मैं 4 शर्ट ले रहा हूं, तो मैंने क्या बढ़ा दी, यहां डिमांड बढ़ा दी। जैसे ही डिमांड बढ़ी, मनी का फ्लो भाई तेज चल रहा है, हर आदमी ऐसा कर रहा है, तो जब हर आदमी ऐसा कर रहा है तो क्या बढ़ाएगा, ये इन्फ्लेशन। तो जब कभी कोई भी सरकार अपना पैसा अधिक छापती है, अधिक नोट मार्केट में दे देती है, मनी का फ्लो अधिक हो जाता है, तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, महंगाई बढ़ेगी। अब देखो, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, वस्तु एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाए या असंतुलन हो जाए, हम देख चुके हैं पहले इसको। अब इसके टाइप बताए इसने कि क्या क्या होगा इसमें, कैसे कैसे होगा। तो इन्होंने कहा कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जब आएगी जब क्रय शक्ति बढ़ जाती है। अब क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसा कैसे आया, तो मैंने कहा कि भैया आपके पास ब्याज दर थी वो कम हो गई, इसलिए आपने क्या किया, लोन ले लिया, इसलिए क्रय शक्ति बढ़ गई। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी सैलरी बढ़ गई तो मैं लेने लग गया, क्रय शक्ति क्या बढ़ गई, मेरी सैलरी बढ़ गई।
तो इस वजह से, यानी हो सकता है ब्याज दर बढ़ गई हो सकता है मेरी सैलरी बढ़ गई हो, इसलिए मेरी परचेजिंग पावर भी बढ़ गई। उसके बाद दूसरा कारण कहा इन्होंने इसका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का, कि हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ गई हो। तो भैया पहले तुम्हारे घर में 2 बच्चे थे, अब तुम्हारे घर में 2 बच्चे थे तो 1 किलो आलू में काम चल जाता था, अब बच्चे हो गए 4, तो बच्चे 4 हो गए तो आप कहोगे बड़ा ठलुआ आदमी है। भैया इंडिया वाले हम भगवान की कृपा से जनसंख्या के मामले में बहुत धनी हैं, चाइना को इसी मामले में पीछे कर पाए हैं, मतलब ठीक ठाक है व्यवस्था। और लॉकडाउन तो आपको याद ही है, इसीलिए सरकार हो सकता है कि लॉकडाउन ना लगाए। तो जनसंख्या बढ़ी, यानी कि खपत बढ़ने लग गई, लोगों के यहाँ 4 बच्चे हो गए, तो 4 बच्चे हो गए तो उनको 4 किलो आलू चाहिए। तो ये बच्चे भी क्या बढ़ा रहे हैं, डिमांड ही तो बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं, डिमांड, यानी कि मांग बढ़ा रहे हैं। उसके बाद सरकारी व्यय की बात करता है। अब सरकारी व्यय का मतलब क्या है कि सरकार ने कहा कि हम रोड बनाएंगे, उन्होंने कहा कि गुड़गांव में रोड सही नहीं लग रही है, हम रोड सड़क बनाएंगे। तो सड़क बनाएंगे तो किसकी जरूरत पड़ी होगी सड़क के लिए, कि संसाधन भी चाहिए, हमें मशीन चाहिए होंगी, इनको चलाने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो लोग लेके आएंगे, काम करने के लिए मशीनरी चाहिए होगी। तो जब सरकार खर्च करना अत्यधिक शुरू कर देगी तो उससे भी क्या बढ़ेगा, मनी का फ्लो बढ़ेगा। और जब मनी का फ्लो बढ़ता है तो सीधा सीधा संबंध किससे है उसका, इन्फ्लेशन से। जब मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के लिए क्या जरूरी है, कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से 1-2 उदाहरण हमने देखा कि जनसंख्या की बात कर सकता है, क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर बढ़ सकती है, उसकी सैलरी बढ़ गई हो, ब्याज बढ़ गई हो, मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ गया हो, इन सभी की बात वो करता है। उसके बाद लागत जनित मुद्रास्फीति देखी तो उदाहरण देखें कि कच्चा तेल, यानी कि इसके दाम बढ़ गए हो कच्चे तेल के, जिसकी वजह से क्या हुआ हो, उत्पादन करने में जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ गया हो, महंगाई आ गई हो कि भैया उत्पादन के लिए पैसे की जरूरत ज्यादा है। पहले चिप्स 1 किलो आलू में 10 पैकेट बनते थे, आज भी 1 किलो आलू में 10 पैकेट बन रहे हैं, लेकिन पहले लेबर कम लेती थी, आज ज्यादा ले रही है। पहले आलू 10 रुपए किलो आ रहा था, आज आलू 15 रुपए किलो आ रहा है। तो ऐसी मुद्रास्फीति क्या कहलाती है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है, क्योंकि उत्पादन में क्या है कि रेट बढ़ रहा है, उत्पादन में पैसा ज्यादा लगाना पड़ रहा है अब। ठीक है, और उसके बाद परिवहन लागत, कच्चा तेल से क्या पेट्रोल बढ़ी होगी, और पेट्रोल के बढ़ने से क्या रहा होगा, इसका दाम बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से परिवहन लागत बढ़ गई होगी। और कारण भी हो सकते हैं कि टायर महंगे हो गए हों, गाड़ी के संसाधन महंगे हों, ड्राइवर भी पैसा ज्यादा मांग रहा हो, इन सब की वजह से ऐसा रहा होगा। उसके बाद जब इसकी परिवहन लागत बढ़ेगी तो ये क्या बढ़ा देगा, किराया। अब इसने अपने गाड़ी का भाड़ा बढ़ाया, उसके साथ जहां टमाटर स्टोर हो रहा था, जिस मकान वाले की दुकान में स्टोर हो रहा था, उसने भी कहा कि भैया अब दुकान का किराया बढ़ेगा, क्योंकि सब ने बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, तो मैं भी बढ़ाऊंगा, मैं कहां से दूं घर से। तो उसने अपना किराया भी बढ़ा दिया, वाहन वालों ने भी अपना किराया बढ़ा दिया, सब ने अपना किराया बढ़ा दिया। अब जब सब किराया बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रही है, किराया बढ़ रहा है, परिवहन लागत, क्योंकि मजदूर भी तो कहीं से आ रहा जा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो मजदूर ने कहा कि साहब हर चीज के दाम बढ़ गए, मुझे भी मजदूरी क्या चाहिए, अब ज्यादा चाहिए, मैं भी मजदूरी ज्यादा लूंगा, क्योंकि मुझे हर चीज महंगी मिल रही है। जब मुझे हर चीज महंगी मिल रही है तो मैं कैसे आपसे बाबूजी कम ले सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी ले लो, जब सब ले रहे हैं तो तुम ही क्यों छोड़ रहे हो, तुम भी लो आराम से। उसके बाद प्राकृतिक आपदा आ गई हो, जैसे हो सकता है कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई हो, तो बाढ़ आ गई हो तो लोगों का आना जाना, ये सारी चीजें बंद हो गई हो। या मैं बात कर सकता हूं, एक प्राकृतिक आपदा आई थी, आपको याद हो, कुछ वर्ष पहले, कोविड-19। अब कोविड-19 में लॉकडाउन लगा, तो जैसे ही लॉकडाउन लगा लोगों का आना जाना बंद हो गया, यानी आ जा नहीं पा रहे थे। कुछ लोग जा रहे थे, तो जो जा रहे थे उन्होंने कहा कि भैया रेट बढ़ गया, परिवहन लागत का पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। या कोई मजदूर जा रहा है तो उसने कहा ज्यादा देना पड़ेगा तब जाऊंगा, क्योंकि मेरी जान का रिस्क है। मैंने कहा ठीक है साहब, आपने देखा होगा सब्जी बेचने आपके घर से बाहर, आप तो नहीं जा पा रहे, नीचे कोई आ रहा था, आपने थैला लटकाया, भैया 2 किलो आलू कर दो इसमें, उन्होंने कहा पुट, डाल दिया 2 किलो आलू। जैसे 2 किलो आलू डाले, आपने कहा कितने रुपए, तो उसने कहा 50। उन्होंने कहा 15 चल रहे थे कल तक, तो
क्या आज लॉकडाउन है, तुम्हारे घर के बाहर आया हूँ रिस्क पे, एकदम हथेली पे जान धर के लाया हूँ अपनी पे, तब आया हूँ तुम्हारे घर ना, ठीक है भैया ले। तो क्या हुआ कि जब कोई आपदा ऐसी चीज, क्योंकि उसे पता है कि जो 50 रुपए बेच रहा है वो भी बेचारा 20 रुपए किलो लेके आ रहा है, क्योंकि जहां से स्टोर होके आया वो परिवहन लागत, मजदूरी, किराया, सब कुछ बढ़ गया, एक चेन है पूरी, ये सब कुछ बढ़ा, इस वजह से उस बेचारे ने भी बढ़ा दिया। अब देखिए, सॉरी, अभी आपको पता हो पाकिस्तान ने अटैक किया भारत पर और लगातार गोलाबारी चल रही है, जैसे जम्मू में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, ठीक है, जम्मू, राजस्थान, पंजाब का एरिया है, यानी कि जो बॉर्डर वाले एरिया है हमारे, उन बॉर्डर वाले एरियो में लगातार गोलाबारी चल रही है। अब लगातार गोलाबारी, ड्रोन अटैक इस टाइप से चल रहे हैं, तो लोगों से बोल दिया गया कि भैया अपने घर की लाइट बंद कर लो, ब्लैकआउट हो गया। उन्होंने अपने घर की लाइट बंद कर ली, सब अंदर बैठे। अब उन्हें सुबह कुछ जरूरत पड़ती है, लोग नहीं जा रहे वहां टूरिस्ट, तो उनके पास पैसा कम आ रहा है। वैसे जो खाने पीने की चीजें थी पहले 10 पैकेट पहुंचती थी क्योंकि फ्री जा रहे थे, कुछ लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया, सबको अपना जान का था, तो भाई 50 रह गए। तो ऐसे में वहां क्या बढ़ती जाएगी, महंगाई, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि डिमांड बढ़ रही है, वहां भी डिमांड, तो भाई आदमी 2 रोटी खाता है तो बेचारा 2 तो खाएगा ही खाएगा वो। तो अब क्या है कि सप्लाई कम हो गई इनकी, और सप्लाई जैसे ही कम हुई तो उसकी वजह से डिमांड तो भाई ज्यादा होगी, क्योंकि डिमांड तो उतनी थी लेकिन सप्लाई डाउन हो गई यहां। तो जैसे ही सप्लाई डाउन हुई पैसा फिर बढ़ा, उत्पादन, कच्चा माल नहीं जा रहा, उत्पादन में भी दिक्कत आने लग गई। तो जो ऐसी मुद्रास्फीति होती है वो क्या कहलाती है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। आप लिख सकते हैं, तो इसे ये भी कह सकते हैं कि युद्ध की वजह से ऐसा हो सकता है कि युद्ध कहीं चल रहा हो तो वहां भी ऐसी स्थिति आ सकती है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं क्योंकि भैया युद्ध जैसे भारत में चल रहा है अभी पाकिस्तान के साथ, तो ऐसी कोई नेचुरल घटना घट जाती है, युद्ध हो, कोविड जैसी कोई बीमारी फैल जाए, कुछ भी हो जाए तो ये कहलाता है। अब देखेंगे आप कि अपस्फीति है। अपस्फीति क्या है, डिफ्लेशन, यानी वस्तु और सेवाओं की कीमत लगातार गिरने लगे। क्या हो, लगातार गिरने लगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया, वस्तु और सेवा की कीमत लगातार गिरने लग रही है तो इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ गई या घट गई? घट गई, क्योंकि सप्लाई तो उतनी की उतनी है लेकिन डिमांड घट गई। जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि कश्मीर में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, अब घर से बाहर नहीं निकल रहे तो उन्होंने क्या कर दिया, कम, डिमांड कम कर दी, लेकिन सब ट्रक वाले, सब्जी वाले और राशन वाले सब पहुंच रहे हैं टाइम है वहां, लेकिन सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम है। तो आप बताइए कि पहले आपके पास 50 किलो आलू बेच देते थे, अब आपका 10 किलो आलू बेच पा रहा है, कितना बच रहा है, 40 किलो। क्या अधिक हो गई, सप्लाई। तो अब क्या करेंगे आप कि भैया ले जाओ, खराब हो रहा है, रेट डाउन करने पड़ेंगे आपको। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, मंदी की स्थिति आ जाती है अपस्फीति की वजह से, और मंदी की स्थिति आएगी। अब सोचिए, एक व्यक्ति क्या कर रहा था, उसने कहा कि मैं बनाता था ब्रेड, ठीक है, क्या बना रहा था, ब्रेड बना रहा था, और ब्रेड के डेली 100 पैकेट बनाता था ये और बेच देता था। 4 मजदूर रखे थे इन्होंने, वो 4 कारीगर काम कर रहे थे, 100 पैकेट बना देते थे, बेच जाते थे। अब सप्लाई 100 पैकेट की, लेकिन डिमांड कितने की रहेगी, 50 की। डिमांड 50 की रहेगी जैसे ही, तो 50 की डिमांड हुई। अब क्या करेगा ये, भैया 50 तो 2 मजदूर भी बना देंगे, तो 2 मजदूरों को इसने क्या कर दिया, फायर, हटा दिया, निकाल दिया, कि भैया 2 मजदूर आप जाइए, 2 मजदूरों की कोई जरूरत नहीं है मुझे। अब ये 2 मजदूर जैसे ही निकले, ये क्या हो गए, एकदम बेरोजगार। तो जब देश में ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ती चली जाए, तो उसका कारण क्या है डिफ्लेशन का, कि हो सकता है कि बेरोजगारी बढ़ गई हो। अब जब बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग परचेज नहीं करेंगे कोई भी, तो हर आदमी बाहर निकालेगा, यानी प्रोडक्शन डाउन, सप्लाई डाउन, मनी फ्लो डाउन, मार्केट डाउन, खरीदने वाले लोग ही नहीं है मार्केट में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देश में आर्थिक मंदी आ जाएगी, और आर्थिक मंदी आ गई। अब मैंने लेती गाड़ी EMI पर,
कि गाड़ी जो ईएमआई पर थी, मेरी किस्त, मेरी 50,000 सैलरी थी, 20,000 की किस्त डाल देता था आराम से। अब मुझे बाहर निकाल दिया, बेरोजगार हो गया, तो क्या मैं अब ईएमआई भर पाऊंगा? नहीं। बैंक से कह दूंगा भैया जो करना कर लो, जो आ गया, कम से कम तुम रोटी तो दोगे, चलो ले चलो भैया अपने साथ, रोटी दे देना मुझे, क्योंकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो बेरोजगार हो गया। जब बेरोजगार हो गया तो कहां से तुम्हारी ईएमआई भरूंगा मैं? ठीक है चलो, रोटी तो खिलाओगे। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसके कारण क्या हुआ होगा, अपस्फीति की स्थिति आई होगी। क्या आई होगी? अपस्फीति की स्थिति, इन डिफ्लेशन जैसे आई होगी, जिसकी वजह से मार्केट में मंदी रही होगी। तो ऐसा भी कारण होगा जिसकी वजह से, यानी कि व्यक्ति अपना कर्ज नहीं चुका सकता है, क्योंकि भैया आप खुद ही बताओ, बेरोजगार हो गया तो कहां से देगा? बैंक के पास भी पैसा नहीं है, बैंक पे पैसा नहीं आएगा किस्त का तो मार्केट में नहीं देगा, मनी फ्लो, यानी ये भी पूरा सर्किल है। सेम जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे वही चीजें पूरी की पूरी अटकी हुई है। अब बात करते हैं हम गतिहीन स्थिति होती है, या कहें जैसे हम स्टैगफ्लेशन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक साथ महंगाई और मंदी दोनों, यानी डिमांड के इक्वल सप्लाई हो जाए। क्या हो जाए? डिमांड के इक्वल सप्लाई हो जाए। ठीक है, तो जब दोनों चीजें बराबर हो जाए, सप्लाई है, तो ऐसी सिचुएशन को कहेंगे हम स्टैगफ्लेशन, कि भैया सब संतुलित हो गया है। जब सब कुछ संतुलित है तो बड़ी दिक्कत आएगी, परेशानी रहेगी। तो ऐसी घटना को कहते हैं हम स्टैगफ्लेशन। ये एक स्टैगफ्लेशन और एक डिफ्लेशन, ये दो क्वेश्चन एसएससी में बने थे, एग्जैक्ट यही पूछा गया था कि अपस्फीति कहते हैं या डिफ्लेशन किसे कहते हैं, एक ये पूछा गया था, दूसरा स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं ये। तो उसमें लिखा गया था कि आपूर्ति और, यानी कि सप्लाई और डिमांड, मांग बराबर हो, या मांग और आपूर्ति कम ज्यादा हो, या मांग कम हो आपूर्ति ज्यादा हो, या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो बताइए किसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं? तो यहाँ क्या था कि डिमांड और सप्लाई दोनों क्या थी? बराबर हो गई थी। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कह दिया था। कारण हो सकता है कि लोग बेरोजगार हों, तो ये सब अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं ये चीजें। लेकिन मैंने इन्फ्लेशन की बात की आपसे, इन्फ्लेशन में क्या है कि यदि इन्फ्लेशन इक्वल बराबर का चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट में और सीमित स्टैगफ्लेशन होना, इन्फ्लेशन होना चाहिए। यदि अप डाउन होता है तो समस्या पैदा होगी। तो ये इन्फ्लेशन था। इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहिए आप सभी लोग। आगे आप जो भी आपका टॉपिक होगा आप कमेंट करना कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए पूरी जीएस का, उसी टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं आप सभी के लिए। तो आज सभी के से विदा लूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, राम राम, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।